Bismillahirrahmanirrahim. I'm very happy to see that MDI and Indus is having this meeting to figure out what's going on in Pakistan, or Indus kya kar raha hai on the ground and what is happening. MD International wanted to know a little bit more because we are involved in fundraising here in Calgary. Multiple different organizations have been partnering with us, and we want to see where our health delivery opportunities are. So, Dr. Bari, I think everybody knows you. Dr. Bari is the founder of Indus Hospital and Indus Health Network in Pakistan. Alhamdulillah, he's done extremely well. The organization has done extremely well. They have multiple hospitals in Pakistan all over and multiple centers, so they're very actively involved. Dr. Ma ko mujhe pata hai ki she's on the ground somewhere involved in the team, लेकिन आप खुद इंट्रोड्यूस करा दें डॉक्टर बारी या वो खुद इंट्रोड्यूस करा दें. आप म्यूट पे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर माहतलत हूँ और बारी साहब के साथ काम कर रही हूँ. Basically I'm responsible for community health directorate, and community health directorate is responsible for primary health care and all the community outreach activities and public health and other primary health care program across Pakistan. Right now I just finished a flood मेडिकल हॉस्पिटल्स हमने लड़काना के जगह पे खड़ा किया हुआ था. आप डॉक्टर रहमान थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ. डॉक्टर माह जो है ना, शी इज हमारा मलेरिया का जो ग्लोबल फंड का प्रोग्राम है, ये शी इज बीन लीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो हमेशा इनका जो परफॉर्मेंस आती थी वो A1 ग्रेडिंग ही आती थी, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम पे भी यही सारा काम ये करती हैं. क्रेडिट वो ले लेते हैं, लेकिन हमें तो कोई क्रेडिट की जरूरत अल्लाह के पास है. और उसके अलावा जो शी इज ऑन फुट, ये सबको जो है ना, हमको जो है ना इन्होंने जो है ना सबको रात दिन जगा के रखती हैं, और इनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मतलब कल चाहिए होती है, गुजरे कल चाहिए होती है, और वो अचीव भी करा लेती हैं. ग्राउंड पे रहती हैं जहाँ कुछ लोग हम लोग न पहुंच सकें. और मतलब हम सोचें कि खौफ हमारे मतलब फाटा के अंदर जब जो हालात थे, मलेरिया को कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही थी, तो इन्होंने पूरा वहाँ पर सारा सेट किया है. सिक्योरिटी एजेंसीज उनको ढूंढती रही, पता नहीं रात को कहीं निकल के सारा प्रोग्राम करके आ गई. तो मतलब शी इज एन एसेट. दूसरा जो है, मैं थोड़ा सा ये कर देते हैं, हम लोग अपना मेडिकल साइट है हमारी, एक जो डिजास्टर रिलीफ की एक मल्टीपल लोगों का मिलके एक हमने कराची रिलीफ ट्रस्ट बनाया हुआ था. कोई 2005 का जब जल्जला शुरू हुआ था उस वक्त से हमने किया था, और फिर उसमें हम लोग जो है ना इमीडिएट रिलीफ और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म जो है ना रिहेबिलिटेशन करते थे. और ये जब भी कोई डिजास्टर आता है तो हम लोग फिर जमा होके हम उसको कर लेते हैं. मेडिकल साइड हम लोग देख रहे होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें, और इसमें भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ. जैसे हमने पूरे कोई 5,000-7,000 घर बनाए थे जब वो अर्थक्वेक आया था, फिर 2010 का ज़लज़ला, फिर उसके बाद अभी आवरान में जो ज़लज़ला आया था, तो वही 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिनको अलाउ हुआ था, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज भी नहीं जा सकती थी, तो एक एदी जाता था, एदी वाले गए थे और एक हम लोग गए थे. तो बस ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है. अब ये ओवर टू यू माँ, आप ग्राउंड में ज़्यादा आपको पता है. Thank you for the introduction, Dr. Bari. मैंने सुना हुआ था इनके बारे में, लेकिन good to know more detail. थैंक यू सो मच. असल में बारी साहब हमें हिम्मत देते हैं, जब हम बिल्कुल डाउन होने लगते हैं तो बारी साहब को देख के हमें भी हिम्मत आ जाती है और हम कहते हैं मजीद काम करना है. जब घबराने लगते हैं तो फिर हम थोड़ा सा बारी साहब से हिम्मत ले लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं. मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज, और जैसे बारी साहब ने कहा हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं, एक प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी आउटरीच के प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स हैं अक्रॉस कंट्री. उसके अलावा हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मलेरिया एलिमिनेशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम विद ग्लोबल फंड के साथ 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान और 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केपी था. And then FATA was a difficult area for bed net distribution और vector control activities, और उधर बहुत डेंजरस फैल्सीपैरम मलेरिया था और तालिबान का था, लेकिन फिर फाइनली अल्लाह के फजल से हमने उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके तो वेक्टर कंट्रोल किया.
The other thing is लाड़काना में आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि HIV की काफी आउटब्रेक हुई थी, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने बड़ा एक साइंटिफिक प्रपोजल लिखा कि हमें कम्युनिटी के अंदर जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनके ऊपर काम करना चाहिए फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एंड वो भी हम इस वक्त कर रहे हैं इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट सिंध के हैं, केपी में है, बलूचिस्तान में है और पंजाब में है। Now coming back to this flood relief activities, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज को हमने बेसिकली क्या क्या किया आई विल एक्सप्लेन, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। मेरा ख्याल है मेरी प्रेजेंटेशन मूव करें। बेटा मैं मीटिंग में हूं, मामा से बात कर लेते हैं जी। सो हमने प्लान इस तरह से किया कि इमीडिएटली हमें फ्लड रिलीफ में क्या करना है। एक तो अर्जेंट इमीडिएटली फ्लड रिलीफ देना था थ्रू मेडिकल कैंप्स, और उसके बाद वो हमने शुरू कर दिया था अगस्त में जब लसबेला बैडली इफेक्ट हुआ, और जैसे अभी डॉक्टर पारी ने बताया कराची रिलीफ फंड के साथ, और लसबेला के अंदर कुछ एरियाज ऐसे थे जो बिल्कुल पानी के साथ थे, उसमें हमने एक बड़ा प्लान किस्म का इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ दिया। मेडिकल रिलीफ को हमने आगे से कैटेगराइज किया कि किस जगह कौन सा हमें कैंप लेके जाना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। देन वी डिसाइडेड अ स्ट्रैटेजी कि अब ये इतनी बड़ी डिजास्टर हो गई है, इसको कुछ दिनों के कैंप से काम नहीं चलेगा, हम इसको कैसे आगे लेके जाएंगे। तो पहले तो ये था कि शायद महीने के कैंप से कंप्लीट हो जाएगा, बट एक स्पेल दूसरे स्पेल रेंज के बाद ये अंदाजा हुआ कि नहीं, अभी तो जो ट्रेन की हालत है वो पानी शायद काफी दिन काफी अर्सा खुश्क नहीं होगा। सो विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सबका ये ख्याल है कि 90 डेज तक तो हमें शायद ये इमीडिएट जो फ्लड रिलीफ कैंप्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद वी विल कम टू द ट्रांजिशन फेज एंड देन द फेज 3 वुड बी द रीबिल्डिंग। उसको हमने कैसे प्लान किया, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। सो जो हमारा प्लान फेज 1 का है, उसमें हम जो इमरजेंसी में फ्लड कैंप्स कर रहे हैं वो 3 कैटेगरीज के कैंप्स हैं। एक्चुअली पॉपुलेशन बाज जगह पे उठ के आके इस तरह झुग्गियों में बैठी है कि वहाँ पे छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं, और उसमें हम कैटेगरी 1 का कैंप करते हैं विच इज बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर विद 1 मेडिकल डॉक्टर टीम, और वो एक दिन का होता है और वो पॉपुलेशन कवर हो जाती है। Then we divide have a category 2 and category 3, इसको मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करूंगी। और इसको एस्टैब्लिश हम रैंडमली नहीं करते, हम छोटी सी एक लीड असेसमेंट करते हैं। या तो हमें कहीं से बताया जाता है कि इधर इतनी पॉपुलेशन बैठी हुई है, या दूसरा हमारा जो इंडिकेटर है वो ये है कि उस जगह की हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल डिमोलिश हो गई है। तो हम उन हेल्थ फैसिलिटीज जो बिल्कुल डिमोलिश हो गई हैं और पॉपुलेशन मूव करके जिस जगह गई है, तो उस पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी पॉपुलेशन को कवरेज किया है। I think presentation अभी खैर वो जारी है, लेकिन it seems like well organized response, and that's what we were thinking also from this side. We also categorize step 1, step 2, step 3. But basic camps needs are definitely important, but in the long run we need to have a structured kind of field hospital there. What I'm hearing from Sindh and Balochistan, there is lots of need and the structures are not there. So we are looking from here like more like a structured kind of program. बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी हमने जो कैंप्स कैटेगरीज को डालने के लिए व्हाट वी डिड, वी एस्टैब्लिश डिफरेंट इनोवेटिव वेज, क्योंकि हर जगह पे हम हर एक ही तरीके से नहीं पहुंच सकते थे। तो हमने मोबाइल बस भी बनाई कि जहाँ पे जिसके अंदर ही हमारा स्टाफ जाके खड़ा होके और वहाँ पे सर्विसेज थे। बोट क्लिनिक्स से भी हमने कैंप्स किए। फिर मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब, जो कि बारी साहब कह रहे थे ना कि इमीडिएटली वो 2 दिन में हमने बनाई, जिसके अंदर एक्सरे भी है और ऑल लैब्स है, और उसका 5 बंदों का स्टाफ है। और वो जब हमारी ज्यादा पॉपुलेशन जाती है, जिसको हम कैटेगरी 3 का कैंप करते हैं, उसके साथ वो लैब जाती है, और उसमें हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ स्पेशलिस्ट स्पेसिफिकली पीड्स एंड गायनी होता है, और वो वहाँ पे काम करता है।
Then what is very much required कि हमें decentralized commodities और drug management, because हर जगह से रास्ते टूट गए थे. Luckily हमारा इस्लामाबाद ऑफिस है और हमारे सारे प्रोविंसेस में भी ऑफिसेस हैं. तो what we did कि हम किस तरीके से अपने ड्रग स्टोर एस्टैब्लिश करें कि वहां से मेडिसिन मूव हो फॉर आवर कैंप. अदरवाइज शायद हमारी सक्सेस इसीलिए थी कि हमने जल्दी से उन जगहों से अपनी चीज़ों को मूव करके तो कैंप्स खड़े कर दिए. अदरवाइज अगर हम कराची से मूव करना शुरू करें या एक जगह से मूव करना शुरू करें तो बहुत से रास्ते बिल्कुल कट गए थे. देन कुछ जगहों पे हमने टेली हेल्थ भी किया, कुछ जगहों पे एप्स के जरिए जहाँ पे लोग बहुत फंसे हुए थे. मोटरसाइकिल पे हमने बेला में ये ट्राई किया. वो मोटरसाइकिल पे एक जो बेसिक उसके मेडिसिन्स लेके वो वहाँ पे गया और उधर कनेक्ट किया डॉक्टर के साथ और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और उसके बाद उनको वहीं पे कुछ मेडिसिन दी. बट इसमें हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी का था. स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई तो बहुत सारे टावर्स और कनेक्टिविटी खत्म हो गई. जियोग्राफिकल हमारा जो स्प्रेड था वो हमने सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब और KPK में किया है. और इसके अलावा जैसे बलूचिस्तान और KP में आपको पता होगा इस इन पाकिस्तान देयर आर 60 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर हाई एंडेमिक मलेरिया डिस्ट्रिक्ट्स. अब तो खैर मलेरिया हर जगह ही आउटब्रेक हो रहा है और फैल्सीपैरम बलूचिस्तान में ज्यादा है और KP और में ज्यादा वाइवेक्स है. तो हमने मलेरिया स्क्रीनिंग और मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए छोटी वैन्स में इमीडिएटली कैंप शुरू किए. जो BHU या उससे छोटे वाले CD लेवल की फैसिलिटीज खत्म हो गई थी उनकी पॉपुलेशन को मैप करके उनके सेंटर में एक एक जगह पे हमने इमीडिएटली कैंप शुरू किए. बहुत केस निकला और हमने उनको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी इमीडिएटली दी. So this one I already explained. अब जो कैटेगरी 1 है ये कुछ क्लेम्स अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी. ये बलूचिस्तान की कैंप की है जो कि खुजदार में हुआ. फिर हमने डिफरेंट एरियाज के कंसोलिडेटेड रूट प्लान बनाए. बलूचिस्तान के आधे हिस्से को बलूचिस्तान से अप्रोच नहीं किया जा सकता था, जैसे नसीराबाद, झलमगसी, जाफराबाद, सोबतपुर वर बैडली हिट और उसके लिए हम सिर्फ कराची से ही जा सकते थे. पहले 2-3 कुछ हफ्ता तो बिल्कुल कराची से भी कट था, लेकिन उसके बाद बड़ी मुश्किल से अब हमने वहां से शुरू किया. इसमें ये हमारा जो कैटेगरी 1 का है वो वही सिंपल 1 डॉक्टर की टीम है, ये आपके सामने है. और उसमें वो फार्मेसी और इम्यूनाइजेशन और मेल न्यूट्रिशन हमारा मैंडेटरी पार्ट होता है इन एवरीथिंग. इसके साथ एक हम छोटी सी टीम रखते हैं 2 बंदों की, कम्युनिटी एंगेजमेंट की, बिकॉज लोगों के इस वक्त स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं. तो वो हमारी ट्रेंड जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के हमारे कंपोनेंट का हिस्सा है, लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं और वो उसके साथ जाते हैं. देन इस कैटेगरी 2 कैंप, आपको ये हमारी पीछे बेस्ट नजर आ रही होगी, ये कैंप हुआ है ठट्टा में. इसमें 2 डॉक्टर्स या 3 डॉक्टर्स की टीम होती है. एज अगेन एक जो नीड आइडेंटिफिकेशन में उस एरिया में जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितनी बैठी होती है उसके हिसाब से हम डॉक्टर मूव करते हैं. और उसके साथ कोशिश ये भी करते हैं कि हम क्या कहते हैं मिडवाइफरी की भी क्लिनिक्स को साथ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. फार्मेसी तो इसका पार्ट होता है और इसमें हमारी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग होती है, जैसे RDT के ऊपर जो टेस्ट पॉसिबल होते हैं उसके साथ बस मूव करती है और 3 डॉक्टर्स के साथ और बाकी सारी जगह बाकी उसमें स्टाफ होता है, मेडिसिन होता है. और अगर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो तो तभी हम कैटेगरी 2 का कैंप एस्टैब्लिश करते हैं. कैटेगरी 3 में हमारा एक किस्म का यूं समझिए कि हम फील्ड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करते हैं. उसमें ये आपको नजर आ रही होगी गाड़ी, इसके अंदर एवरीथिंग इज देयर. डॉक्टर, इमरजेंसी का बेड, एग्जामिनेशन और everything is there. So 3 doctors team can go there. And then इसके साथ हमारी एक डायग्नोस्टिक लैब जो खड़ी हुई है उसको साथ देते हैं. उसके भी उसमें एक्सरे भी है, उसमें सारे टेस्ट भी हैं और उसके साथ 4 या 5 बंदों का स्टाफ होता है.
उसके अलावा कैटेगरी 3 में हम एक कैनोपी भेजते हैं जो कि हमारी एक लेबर रूम है, और उसके साथ गायनोकोलॉजिस्ट होती है या मिडवाइफ होती है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अलग से चल रही होती है। कैटेगरी 3 में डिफरेंस ये है कि फैमिली मेडिसिन के साथ साथ इसमें स्पेशलिस्ट क्लिनिक और पूरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होती है। स्पेशलिस्ट क्लिनिक में पीडियाट्रिशियन आज हमारे पास 2 थे, उसके बाद इवन आज एक पीडियाट्रिक सर्जन भी थे, उधर काफी एब्सेस और इस तरह के बच्चों के वो आए, उन्होंने वो भी बैठ के की। प्लस गायनोकोलॉजिस्ट जो थी उन्होंने कोई 25 खवातीन हमारे पास प्रेग्नेंट आई आज के उसमें, और लेबर रूम की फैसिलिटी भी थी, और वो कैनोपी के अंदर बना हुआ था, और फिर मेंटल हेल्थ अलग से हो रहा था। और आज के क्लिनिक में हमने टेली हेल्थ भी की, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जब हो गया और वाइटल्स हो गए तो फिर हमने उसको टेली हेल्थ के जरिए कनेक्ट करना शुरू किया, उधर कनेक्टिविटी थी तो हमारा थोड़ा सा बर्डन कंट्रोल हो गया। सो बेसिकली कैटेगरी 3 एक किस्म का हमारा फील्ड हॉस्पिटल होता है। इसको हम 2 या 3 या 4 दिन के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, ज्यादा नहीं करते। रीजन बीइंग कि लोग डिस्प्लेस्ड होके एक ही जगह, जैसे अब ये वाली पॉपुलेशन थी, आज 2 दिन के बाद हमें अंदाजा हुआ कि अगर हम कल इधर खड़े होंगे तो ये लोग दोबारा इन्हीं चीजों के लिए लेने के लिए आएंगे और दूसरी पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं होगा। हमारी इनोवेशन ये है कि वी कैन मूव, और मतलब विद इन फ्यू आवर्स, और उसके बाद दूसरी जगह के पूरा का पूरा, वो कहते हैं आप नोमैड्स हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा हो जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। और ये बस जो है ना रहमान साहब, ये बस जो है ना 2 दिन में तैयार कराई है इन्होंने। मतलब ये 6 तारीख को कह रही है, मुझे 8 तारीख को ये चाहिए। तो वो फैसल मूवर वाले हैं, उन्होंने अपनी एक बस करके सारी सीटें निकलवा के, थैंक्स टू ये रातों तक प्लान करा के अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम फॉर्चुनेट कि एक टीम बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। मैं तो बैठा रहता हूँ, ये लोग काम कर रहे होते हैं। How much bus हमारा cost? सक्खर में था और लड़काना में थे, 2 फील्ड हॉस्पिटल कंप्लीट हुए। अभी ये बस हम निकाल के आए हैं DI खान के लिए, और इस बस का हमें एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि डॉक्टर्स उसमें बड़े आराम से बैठ के क्लिनिक कर सकते हैं बाय रश की वजह से। सेकेंडली प्रोसीजर ड्रिप्स वगैरह आराम से लगाई जा सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि जितनी गर्मी है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते थे। मैं बाहर थी तो मुझे 2 दफा लगा कि मेरे पूरे के पूरे कपड़े भीग गए पसीने से ना। इट्स हॉरिबल हॉट, और पानी वो इर्द गिर्द जो खड़ा है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। बस के साथ प्रोसीजर करना, पेशेंट को एग्जामिन करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट प्रेजेंटेशन। और अभी आपके पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वहाँ पे, और आप काम करिए जिस डेडिकेशन और पैशन के साथ। आई विश कि आई कुड बी देयर विद यू। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और जाहिर है नीड तो हर जगह पे है। लोग पूछते हैं कि ज्यादा सिंध में है, बलोचिस्तान में है। मेरा ख्याल है जो भी अफेक्टेड एरिया होता है उसके लोगों से पूछें तो वो कहते हैं मुझे ही जरूरत है। तो आई थिंक कहीं पे भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इट्स कमेंडेबल माशाल्लाह। एंड वी विल सपोर्ट आपका जो काम है। ये आपने 3 फेजेस जो बनाई हैं, दिस इज ग्रेट। और आई थिंक डॉक्टर जाहिद ज्यादा इस पे बात कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ये थोड़ी सी तस्वीरें, एक हमने कुछ क्लिनिक किए हैं साउथ पंजाब में, आपको बोर्ड के साथ नजर आ रहा होगा। ये बंद के ऊपर आके लोग बैठे हुए थे, और ये बोर्ड क्लिनिक हमारी पहले भी चलती थी। अब हमने इसको स्पेसिफिकली डाइवर्ट किया टुवर्ड्स मेडिकल क्लिनिक्स। फिर एक चीज हमने और इनोवेशन की कि जो हमारा अस्पताल जिसके इर्द गिर्द पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्लड इफेक्टेड आ गई है, उसके अंदर हमने एक फ्लड का यूनिट बनाया एज ए वन स्टॉप शॉप। उसमें मसला ये हो रहा था कि अगर कोई औरतें बुखार के साथ आ रही हैं और छोटे बच्चे हैं और उनके इम्यूनाइज नहीं हुए हुए, तो वो इम्यूनाइजेशन सेंटर पे नहीं जाते थे। तो उस कैंप का ये है कि वो वहाँ पे हर बच्चे को इम्यूनाइज भी करते हैं, उसका वेट हाइट भी देखते हैं, और एक वन स्टॉप शॉप में होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज जो अब हमें, मैंने बारी साहब से भी डिस्कस की, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये क्योंकि उसको होस्ट कर रहे हैं, इनका बर्डन इंक्रीज हो रहा है। मेडिसिन का भी, इनका मतलब इम्यूनाइजेशन का भी, डॉक्टर्स का भी। हमें इन हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को कंटिन्यू करके इसको इनहेंस भी करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि होस्ट कम्युनिटीज की जरूरत के हिसाब से ये बने हुए हैं। अब जब रेफ्यूजीज तो मैं नहीं कहूँगी, फ्लड इफेक्टेड आ गए हैं उन एरियाज में, तो नंबर हमारा इंक्रीज जब होना शुरू हुआ। भोंग वाले हॉस्पिटल में जहाँ हमारा हार्डली कभी मलेरिया के पेशेंट्स आते थे, मैंने एक दिन की ओपीडी देखी तो 35-60, एक दिन 35 थे, एक दिन 60 थे।
which means they are not from the regular community, और वो जो दूसरी कम्युनिटी आ गई थी उसके आए। तो इस वक्त हमें साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के रिसोर्सेज को इंक्रीज करके सर्विसेज को इनहेंस करने की भी जरूरत है। जी, ये हमने भोंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज की थी जिसमें WHO वाले भी आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इसमें पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिकॉज हम यहाँ रीच नहीं कर सकते। उन्होंने इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज यहाँ पे दी एंड इट वेंट वेल। और इसमें भोंग में हमारा एक मिडवाइफरी स्कूल है, उन बच्चियों को भी हमने बोर्ड के जरिए यूज किया क्योंकि वो पॉपुलेशन तक जाना और कोई पॉसिबल नहीं था। These are our collaborator, जिसमें गवर्नमेंट के साथ तो हम इस तरह कर रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट हमें कह रही है और हम उनके साथ जा रहे हैं। जैसे कल हमारा नसीराबाद, जाफराबाद और खुजदार में क्लिनिक्स डेली चल रहे हैं। तो नसीराबाद में मुझे एक और नंबर से, जिसमें मेरे पास सेफ नहीं था, फोन आया और उन्होंने कहा डीजी साहब आपसे बात करने चाहते हैं। हालांकि मेरे पास डीजी साहब का नंबर था। उन्होंने कहा कि जो आपका कैंप है इट्स सो ऑर्गेनाइज, इट्स वेरी गुड, लेकिन मुझे अब पता चला कि 6 दिन के बाद खत्म हो गया क्योंकि हमने प्लान किया हुआ था ना मेडिसिन को। उसके बाद अभी नीड ज्यादा है और आप इसको कम ना करें, इसको मजीद 3 दिन के लिए एक्सटेंड करें। ऑब्वियसली मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि मैं इसको नहीं करूंगी, जब जरूरत है तो हमें एक्सटेंड करना है। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आता है कि प्लान करो प्लान करो। मैं कहती हूँ मुझे फ्लड प्लान करके नहीं आ रहा। तो अगर एक जगह पे पॉपुलेशन फंसी हुई है तो हमने इस तरह से अपना प्लान करना है कि हम वहां पे पहुंच सकें। इन कैटेगरीज के बाद कमोडिटीज मैनेजमेंट के बाद हमने अब एक और स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना कम अज कम HR खड़ा करें, और हमने खड़ा करना शुरू कर दिया है बिकॉज बाज ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कराची के डॉक्टर्स और उनके साथ एक्सेस नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने इंटरव्यूज किया और हमारे पास काफी अच्छे रिसोर्सेज आ गए हैं। क्या आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है? HR वहीं से लोकली जो है ना, लोकली लोगों को कर दिए कि कराची से मूव करना वो वायबल नहीं रहता लॉन्ग टर्म जो है ना, तो वहां पर ही लोगों को हायर कर लिया ताकि राइट दैट्स गुड। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ना, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रख लिया है जो कि उसकी सारी लॉजिस्टिक और वो कोऑर्डिनेट करता है और वेयर हाउस से चीजें आ जाती हैं और उसके बाद वो हम कैंप करते हैं। जहाँ पे कैटेगरी 2 और से अबव होता है वो फिर हम कराची से मूव करते हैं। अभी जब हमारी और बसें बन जाएंगी तो उसको भी हम डिसेंट्रलाइज करके एटलीस्ट प्रोविंसेस के ऊपर खड़ा कर देंगे। ये हमारा फेज 2 का प्लान है, क्योंकि फेज 1 के बाद अगर हम अभी से प्लान नहीं करेंगे तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फेज 2 में अभी बहुत सी जगहों की असेसमेंट्स आ रही हैं जहाँ पे फैसिलिटीज चाहिए होंगी और इतनी जल्दी फैसिलिटीज बन नहीं सकती, तो उनके लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन प्लान होना चाहिए। और ट्रांजिशन प्लान या तो कंटेनर में हम बनाएंगे या बस में बनाएंगे। ये बाय द वे ये जो पिक्चर्स हैं ये इस वक्त जी हमारा सबसे ऊपर कनोपी जो है ये बंद हो जाता है, ये लेबर रूम है और ये बिल्कुल छोटा होके हम मूव करते हैं, ये आज भी था। ये हमारी जो सेकंड पिक्चर है ये लैब है, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आई विश कि मैं आपको अंदर से दिखा सकती, और आज भी हमारे कोई काफी ज्यादा इस पे टेस्ट हुए हैं। एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट को कंसीडर मैं इसमें नहीं करती, जैसे CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, एक्सरे, ये सारे हुए। फिर जो ट्रांजिशन है उसमें हमारे जहन में ये प्रपोजल है कि जो फैसिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई और उनको बनने के टाइम लगेगा, तो आफ्टर 90 days वी शुड हैव समथिंग जो ह्यूमन के लिए रिसोर्सेज और साथ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पे हम इंस्टॉल कर दें और वहां पे खड़ी हूं, ताकि जब तक फैसिलिटीज दोबारा से बन के फंक्शनल नहीं होती वहां पे हेल्थ केयर का सिस्टम चलता रहे। और उसमें डिफरेंट इनोवेशंस भी हमें करनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स कंटेनर में भी या इसमें बस में भी, और उधर खड़ा करना पड़ेगा। सेकेंडली वहां पे बहुत सारा HR ऐसा है जो HR भी अफेक्ट हुआ है, उनकी हमें हम कुछ ट्रेनिंग्स करेंगे या लोकल HR लेंगे। और ट्रांजिशन जो मैं देख रही हूँ मुझे लगता है कि हमें कम से कम 1 साल का ट्रांजिशन करना पड़ेगा जब तक कि ये फैसिलिटीज बन नहीं जाती।
फिर रिहैबिलिटेशन में अब ये एक फैसिलिटी की हालत है बलूचिस्तान की जो टूटी हुई है, इसके पानी को खुश्क होने में, दोबारा बनने में टाइम लगेगा। और जो रिहैबिलिटेशन वाली फैसिलिटीज हैं, अगर हमारे गवर्नमेंट के साथ नीड असेसमेंट के बाद सब पार्टनर्स को मिलके कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर्स के साथ कंप्लीट नहीं हो सकता। इसको हम फेज 2 से शुरू करेंगे, जो कि हमारा सेकंड फेज था। फेज 2 में हम इस फेज 3 की असेसमेंट्स और प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट हो तो हमारी फैसिलिटीज बन चुकी हो। मतलब उसको ये ना हो कि हम फेज 2 के कंप्लीट होने का इंतजार करें और फिर शुरू करें। ट्रांजिशन ओवरलैप करेगा, यानी वो फैसिलिटीज भी बनती रहेंगी, स्ट्रक्चर भी बनता रहेगा और ट्रांजिशन भी वहां पे होगा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारा जो बलूचिस्तान, आपको पता है कि हिली एरिया है ना, तो बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई ना, तो उसने जो है ना वो पहाड़ियों से पानी आया ना, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, जिसमें डैम्स उड़ गए, मतलब पुल उड़ गए, कनेक्टिविटी रह गई, हेल्थ सिस्टम्स उड़ गए, और उनको बहुत जगह से एक्सेस, मतलब कोयटा से वो अप्रोच नहीं कर सकते थे, तो सिंध से भी किया। इसी तरह सिंध में जो है ना प्लेन एरिया है, सिंध में ज्यादा पानी खड़ा है, उसकी बात की वजह से जो है ना अभी कुछ एरियाज आप ऐसे लगेंगे जैसे अरेबियन सी चल रहा है पूरा, मतलब जो ऐसा फील होता है कि जो 40-40 फुट पानी है वहां पर, और आप रोड्स पे वो हो चुके हैं। तो हमारा बस ये असेसमेंट करना है, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, हम उनको ये डेटा दे देंगे, और उम्मीद ये है कि वो लोग भी, कल भी हमारी मंडे को मेरी कतर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मीटिंग है, नॉर्वेजियंस के साथ मीटिंग है, एटलीस्ट हम उनको ये दे दें, ताकि वो जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वाले जो चीज़ें बताते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे एरियाज में बता देते हैं जहाँ ह्यूमंस पहुंच नहीं सकते। मतलब अभी मुझे एक पसनी का हॉस्पिटल कहा गया कि आप जरा देख ले, उसको टेक ओवर करें। मैं देख के गया तो शहर से पता नहीं कितना दूर जाके, लगभग वो ओमान ने बना दिया, पिछले 4 साल से बड़ा अच्छा अस्पताल बना हुआ, लेकिन चल नहीं सका, कि वो लोग भी नहीं पहुंच सकते। तो वो हम स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा वो गाइड करके उनको डायरेक्शन अच्छा दे दें, तो वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस हो जाएगी हमारी। ठीक है, वहाँ आप आगे बढ़े। जी, बस ये हमारे तीनों हैं। बाकी फेज 1 का जो स्टार्ट हुआ, ये तो सिर्फ हमने लासबेला में पहला क्लिनिक शुरू किया था और अगस्त के एंड में, और उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद मतलब फ्लड इस तरह से नहीं था। उस वक्त लगता था कि सिर्फ लासबेला इफेक्ट हुआ। देन फिर समझ नहीं आती थी कि हर 2 मिनट के बाद आता था कि उधर पॉपुलेशन फंसी हुई है, उधर फंसी हुई है, उधर फंसी हुई है, और फिर हमने उसको कैटेगराइज करके तो मूव करना और अपनी टीम्स को उसके हिसाब से करना शुरू किया। देन एक और बहुत बड़ा मसला जो आ रहा है कम्युनिटी का, एक तो वो गुस्से में है, दूसरा वो बिल्कुल इस तरह से हो गए हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। आज भी हमारे कैंप में एंड में लोग ऐसे थे कि मतलब उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें। उसके लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, उनको ठंडा करना और उसके बाद उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है। तो यूनिसेफ ने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि आप क्योंकि वहाँ पे फील्ड में अवेलेबल हैं और हम पहुंच नहीं सक रहे, और हम आपकी कम्युनिटी आउटरीच की जो एक्टिविटीज है इवन प्राइमरी हेल्थ केयर में भी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी प्लान्ड है। तो आप हमें इसमें हेल्प करें कि आप हमारा जो आपकी कम्युनिटी आउटरीच की टीम है वो जाके ये एक्टिविस्ट कंप्लीट करे और उन एक्टिविस्ट को अपनी कम्युनिटी में भेजे, ताकि वो थोड़ा सा एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी बेहतर हो और कैंप्स में भी लोग बेहतर तरीके से आए। वी स्टार्टेड इट, अभी इसमें इतना ज्यादा काम नहीं हो सका। एक हमने लासबेला जाना था और एक झलमक्सी। आउटरीच का हमारा जो कंपोनेंट है इन बिल्ट है इन ऑल द रिलीफ कैंप्स, सो उसमें भी वी नीड मोर टीम to for this activities, these type of activities, because these are required at the ground and also in the camps. आज कैंप्स में हमारे 30 सेशन हुए मेंटल हेल्थ के, हर सेशन में 10 औरतें थी, और उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशन हुए। इट वाज फ्लडेड, और वो
बात करना चाहती थी, वो चाहती थी कि उनसे सुना जाए और उनके साथ मतलब एंड दे वर सो मच स्टक एट टाइम्स इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और उसमें वो बेचारी लड़कियां ऐसे हो गई कि जो कम्युनिटी आउटरीच वाली, बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी फील्ड तो की टीम नहीं है, जो कि अब हम एस्टैब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट, ये मेरे पास नंबर है, इसको मैंने आज अपडेट नहीं किया, अभी तक तो ये बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। और मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज वो फील्ड से सब जगह से नंबर्स आ रहे होते हैं तो हम उसको कर रहे होते हैं। इसमें ये 6 सितंबर तक है, उसके बाद हमारा 3 दिन तक हॉस्पिटल सांगड़ में भी चला, इसी तरह फील्ड हॉस्पिटल 2 दिन से लाड़काना और सखर में था। आज हमारी तकरीबन 1100 हमने पेशेंट ट्रीट किया इन लाड़काना, कल हमारा 600 था और सेम वाज द ओपीडी इन सखर। इसके अलावा बलूचिस्तान में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो दीज नंबर आर नॉट अपडेटेड बिकॉज डेली इसकी जो शीट है वो बहुत इंक्रीज हो रही है। और अगर आप ये देखें ना, दिस इज माय वैन जो है डायग्नोस्टिक लैब, जो कि 2 दिन में बारी साहब ने बनवा के दी। ये हमारे कुछ कैंप्स हैं बलूचिस्तान के और केपी के। केपी में जो मसला आया था कि वो बहुत इस तरह का फ्लड था कि नौशहरा पूरा अर्बन फ्लड था। एक चीज मैं बताना भूल गई, हमने कैंप्स को फर्दर भी डिवाइड किया अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से। जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग आई है वहां पे हम मोबिलाइज करते हैं कैटेगरी 3 का कैंप, क्योंकि उधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पे रूरल एरिया में सेटलमेंट पे बैठे होते हैं तो वी प्रेफर टू गो सेंड कैटेगरी 1 और 2 का कैंप। बस ये है, और इसमें नंबर अपडेटेड नहीं है अगेन। और राजनपुर में हमने कच्चा के इलाके में किए हैं विद बोट। I must say it's amazing और माशाल्लाह से organized way में इतना सारा काम। Excellent, thank you very much, great presentation. Dr. Ma, आप क्या देखती हैं कि अभी right now still there is a need for category 1 और कैसा लग रहा है कि or we have to move to category 2? Category 2 is better, reason being के category 1 में mostly छोटी छोटी जहाँ पे पॉपुलेशन सड़कों के इर्द गिर्द बैठी हुई है ना वो होती है, और जब हम रिसोर्सेज लेके जाते हैं तो ये उनको लोगों को भी पता चलता है तो उसके इर्द गिर्द की पॉपुलेशन भी बाज़ औक़ात आने की कोशिश करती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर उसके साथ ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो हम मूव करते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 की भी कहीं पे बहुत जरूरत होती है और उसका ये फायदा होता है कि हम इन वन गो काफी सारी पॉपुलेशन को कवर कर जाते हैं और फिर डायग्नोस्टिक होने की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे आज इतनी सारी औरतें थी, दे वर वेरी एनीमिक, बच्चों के इतने प्रॉब्लम थे और उनके टेस्ट वैसे कैटेगरी 1 में ना ही हो सकते थे और वो हमने सारे करके ट्रीटमेंट कर दिए। तो एक कैटेगरी 2 में जो पिक्चर में नजर आ रहा था आपका ट्रेलर है या वैन सी है और पीछे उसके इस तरह का है, उसमें सारा डॉक्टर्स गो इनसाइड और इट्स जस्ट अ लैब देयर? नहीं, कैटेगरी 2 it's not necessary to send the vehicle. Basically, category 2 is to have at least a team of 2 doctors. ताकि वो 300 तक के मरीज एक दिन में देख सकें। और अगर वहां पे बस जा सकती होती है तो हम बस भेज देते हैं, लेकिन लैब नहीं जाती, सिर्फ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है। बिकॉज 300 इज अ बिग नंबर, इसका मतलब है 400-500 की पॉपुलेशन होगी, तो उसके साथ वो ये लोग भी होते हैं। It seems like जी सर। जाहिद असल में ये है कि ये आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, हर किस्म की तैयारी रखनी पड़ती है। उसमें यह है कि हमको मल्टीपल, आज भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जो बस वाला एलिमेंट है ना, तो हमने अब उसका ये डिसाइड कर लिया कि हम मोबाइल जो है ना कंटेनर बना देंगे, जो कि जिसको एक ट्रॉलर खींच के जाके एक जगह रख सकता है। ये फिर ट्रांजिशन में हमारा जो फेज 2 में आ जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए वहीं पर प्लेस हो जाएगा, ताकि आपको एक बस करते हैं ना तो ये ट्रॉलर 2 कंटेनर वो खींच सकता है। तो एक जगह एक छोड़ा, फिर दूसरी जगह छोड़ा, वहाँ हफ्ता 10 दिन रखा, फिर उसको दूसरी जगह मूव किया, और फिर उसके बाद जब हम फेज 2 की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर हमको इसको 1 साल के लिए रखना होगा, तो उनको हम कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो बसेस तो आपकी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और उसमें फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा। तो हमको डिपेंड करता है क्या जगह है, क्या ज़रूरत है,
उसके हिसाब से सही। छोटी छोटी चीजें और मुख्तलिफ चीजें, वो उसका मेन्यू डिफरेंट बनता है अकॉर्डिंगली, जी जो कि क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आप जा भी नहीं सकते ना, मतलब जहां पे ये सारी चीजें जा नहीं सकेंगी, तो उसके लिए फिर हमको टेंट्स का सेटअप बनाना पड़ता है, ताकि वहां पर एटलीस्ट जो डॉक्टर बैठ रहे हैं अंदर बैठ के वो देख सके किसी प्राइवेसी के अंदर मरीज को। No, it's very impressive. I think we are in sync with your vision. Like हमारे MDI और हमारे donors के भी यही है कि जिस तरह की आपकी approach है, especially category 2 and 3, तो holistic approach है। मैं तो अभी ये सुन के ये ऐसा लग रहा था हमारे जो healthcare physicians और healthcare staff जा रहे हैं, probably they need also counseling sessions. They are seeing so many things on the ground, so stress is so much there. So आप हमें अगर गाइड कीजिए कि अगर, क्योंकि we have to take it back to our membership also and we are willing to participate in this, and कितना ज़्यादा effective होगा, probably adopting a category 3 field hospital or even category 2, and I mean you guys can decide where the more need is, and of course Dr. Abdul Rahman can also guide us. So I think that'll be better, or categorize wise how much will it cost. We are going for a fundraiser tomorrow, and even later on we'll have some more fundraiser for donors के लिए होता है कि for you categorize them how much each thing costs, right? So that'll be quite good, and it's the way it is, like आप जिस तरह presentations हैं और जिस तरह के numbers आ रहे हैं daily के updates, that is so comforting for donors or for us also as human beings, we are making a difference. एक और सर एक बात बताइए कि local बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कोलैबोरेशन हो रही है? जो जैसे देखा जाए तो अल खिदमत भी काम कर रही है, इस्लामिक रिलीफ काम नेचुरल हेल्थ पे है कि नहीं, ऐसा आप लोगों की है कोई कोलैबोरेशन? क्या सबके साथ देखें, जहाँ जहाँ मेरी तो हमेशा कोशिश ये होती है कि जो है ना डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। जब कोविड में हमने बहुत सीखा था, और मैं फिर एक पोजीशन में भी खड़ा हुआ था जब हेल्थ टास्क फोर्स का मेंबर भी था, तो मैंने तमाम एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर से कह के तमाम NGOs को बुला लिया था, उनको बता दिया कि एरियाज डिवाइड कर लें। खासतौर पर जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना, तो लोग पता लगा एक ही इलाके में लोग अपने घरों में भर रहे हैं और बाकियों को नहीं मिल रहा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ऐप भी बना लिया था। तो जहाँ जहाँ जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी हम काम कर रहे हैं, आज ही मेरी बात ICRC के साथ, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं हम और जो दूसरों की स्ट्रेंथ्स हैं, हम कोशिश करके दोनों के साथ मिला के, कोई यहाँ कंपटीशन तो है नहीं, इस पर जरूरत है और ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जो है ना इस फोर्थ कमिंग। जैसे खिदमत वालों ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि जी अगर आपको वॉलंटियर्स चाहिए या उनको कोई ज़रूरत होती है, वो हमसे कह देते हैं कि इस इलाके में हमारी ये ज़रूरत है। हमारा अच्छा ये था कि KPK में और बलूचिस्तान में एक मलेरिया की वजह से हमारी जो है ना कोई 2800 कोई 3000 सेटअप्स हैं मौजूद। तो एक कम्युनिटी में जब आपकी मौजूदगी होती है तो वो आपको आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। इसीलिए यूनिसेफ में भी ICRC से आज बात हो रही थी, वो भी उन्होंने कहा कि जी हम बलूचिस्तान को, उसे यही कह रहे थे कि आप पूरा पाकिस्तान के लिए हमसे कराने थे। मैंने कहा देखिए हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, तो डोनर भी होते हैं। जैसे KPMG ने हमसे कहा कि आप हमको KPK में और सदर्न पंजाब में हमारा पैसा इस्तेमाल करें, ठीक है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो मेरी मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि मैं उसी जगह करूँ। तो ICRC वालों ने कहा कि आप बलूचिस्तान में करें, हमने कहा जी हम बलूचिस्तान में आपको हेल्प कर देंगे। तो वी आर ओपन टू कोलैबोरेशन विद एनीवन। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में शायद हमारे ह्यूमन अपील के साथ हमारा MOU हो गया है कि वो हमारे लिए मेडिकल साइट के लिए दे विल रेज फंड, और वो उनका अभी मेरे ख्याल में 18-19 को 2-4 फंक्शंस हैं जिसमें वो इसको तजवीज़ करेंगे। हमने सारी डिटेल, तो वी वर्क विद एवरीवन एंड एनीवन, कोई हमारी वो नहीं है कि किसी के फंड कर रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग चले जाएं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग चले जाएं, तो सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको एक्सेस नहीं थी वो उन्होंने हमारे हवाले कर दिए, और तकरीबन हर प्रोविंस ने इस तरह की कुछ टास्क फोर्स बनाई हुई है। तो जो कोयटा से एक्सेस नहीं हो रहे थे, नसीराबाद, झलमकसी, सोबतपुर, जाफराबाद, वाशो, खुजदार, ये उन्होंने कहा इसमें आप लोग कैंप्स लगाए। हमने कहा ठीक है। इसी तरह KP में 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन वहां पे इस तरह के कैंप्स मतलब उस तरह था कि वो आपने शायद हमारी वेबसाइट पे भी देखा होगा कि जो हमारा मलेरिया वाला लड़का था, वो सर पे दवाइयां उसने उठाई, पानी वो नीचे पानी के अंदर से गुजर के गया,
दूसरी साइड पे डॉक्टर और वो से वहां पे उन्होंने कैंप लगाया और रात को फिर उसी पानी में से गुजर के वापस आए। तो वहां पे इस तरह लोकल स्टाफ और नहीं था, जिसकी वजह से एक तो जगह भी उनको पता थी और फिर हुकूमत ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ था। एक और क्वेश्चन जो आता है डोनर्स की तरफ से कि ओवरहेड्स की कॉस्ट वगैरह कितनी है, और अगर I'm not sure आंसर हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए हमारा ओवरहेड तो कोई ऐसा नहीं कि हम किसी को कोई वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, जैसे मतलब गाड़ी है, उसका पेट्रोल है, वो तो लगना है, ठीक है ना, वो चीजें हैं। बाकी तो वो अगर नहीं लगेगा तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकेंगे। तो इट्स बेसिकली पेशेंट केयर कॉस्ट। नहीं, आई थिंक ऐसा सो, कोई नहीं है कि हम मैनेजमेंट कॉस्ट कोई नहीं रखते हम अपने ऊपर, हम अपनी जेबों से भी डाल रहे होते हैं। नहीं भाई साहब, आई थिंक सो वो सिर्फ ये था कि ऑपरेशनल कॉस्ट है कि कैपिटल कॉस्ट है। बेसिकली आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे पेट्रोल है तो ऑपरेशनल पर्पस की कॉस्ट सिर्फ पास ऑन हो रही है। जी और जी, कोई अभी मतलब जैसे ये नहीं हमने है कि बलूचिस्तान में गाड़ियां भेजी दवाइयों के लिए, तो 4x4 की रेंटा कार्स पे भेजा ना, क्योंकि ट्रक्स वहां जा नहीं सकते थे और वो एक गाड़ी का वो पर नाइट रेंट लेते थे और एक जगह पे वो 4-4, 5-5 दिन में गाड़ी पहुंची। अब जैसे हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं लाड़काना और सखर में, तो हमारी 2 बड़ी कोस्टर्स में 2 डिफरेंट टीम्स आई हैं। वो सारे यहाँ पे होटल्स में स्टे भी कर रहे हैं, सारे हमने डॉक्टर्स को रखना भी है। प्लस फिर उनका यहाँ से कम्यूट टू द एरिया जहाँ पे वहां पे उनका कैंप लगता है, तो ये काफी सारी चीजें हैं। फिर अगर जब बड़ा वाला कैंप होता है तो उसमें जैसे बस है, ये है, इसके जनरेटर के साथ चलाना, ये सारी कॉस्ट तो पड़ती है। नहीं ये तो है, सही आप कह रहे हैं। आई थिंक ऑपरेशन कॉस्ट तो वो तो है इस मस्ट। बाकी कोई मैनेजमेंट कॉस्ट कोई नहीं है, किसी की सैलरी वगैरह कोई किसी की भी नहीं, किसी दे आर ऑल वॉलंटरी। हाँ, लेकिन आई थिंक होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, स्पेशली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, और जो चीजें होती हैं वो तो ज़रा करना पड़ता है। नहीं, जो लोकल आप हायर करते हैं, जो लोकल हायर करते हैं वो, क्योंकि वो आपके, लेकिन जो हमारा इंडस का अपना एम्प्लॉय है उसके ऊपर कोई नहीं है, तो ये हम उसकी को मतलब सैलरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो तो उसकी जो है। क्योंकि हमको बस यही है कि जो और हमारे पास तो इस वक्त एक कैटास्ट्रॉफी आ गई है हमारा, फिर ये है कि पूरा नेटवर्क भी हम चला रहे हैं, मतलब हमारा नेटवर्क इज हॉस्पिटल्स को। अच्छा, उसमें जो है ना ये महंगाई की वजह से जो है ना हमारा लोड बढ़ गया है, क्योंकि जो मिडिल क्लास श्रिंक होती चली जा रही है। अभी वो जो ऐसे जो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते थे वो अब हमारी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं सारे। फिर ये जो फ्लड इफेक्टीज हैं, इनमें भी जो ज्यादातर कुछ पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, तो वो एक मैनेजमेंट अलग है। हमारा पूरा नेटवर्क को चलाने का 45 बिलियन रुपीस का बजट अलग है, वो अलग चल रही है, एक्सपेंशन अलग चल रही है। तो अब बस अल्लाह कराता है, अल्लाह कराएगा। हम लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो अल्लाह ने तो कुन फयकुन करना है, तो कहीं से हो ही जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। I don't have any more questions. Anybody else? Dr. Fezza, Dr. Mahesh? I think Dr. Zahid, being chair of Disaster and Relief Committee, have covered a lot of questions, and those ones as well, which are from our donors as well. So, yes. One question for Dr. Abdur Rahman. He's there, right? Yeah, he's there. Dr. Saab, are you on MDI side or Indus side right now? You know, Indus has always done a great job, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि it's a silent health revolution in Pakistan. तो अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे और ताकत दे, और हम जो बाहर बैठे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम उस मुल्क के मकरूज हैं, और हम उसका 1% उसका एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे ऊपर कर्ज है, अगर हम ही वही वापस कर दें तो मेरे ख्याल में काफ़ी चेंजेस वहाँ आ सकती हैं। तो हमें वी नीड टू कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। बाकी जो है वो इंडस के साथ मेरी एसोसिएशन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। और PWA है ना असल बात, इंडस इज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ PWA, और वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सस्टेन कैसे करेगा, मैं PWA जब तक चलती रहेगी ये भी चलता रहेगा। So that's should continue, and inshallah we can work together. Apart from बल्कि इस डिजास्टर से पहले मैंने डॉक्टर अब्दुल रहमान से बात की थी कि आपका जो बोर्ड हॉस्पिटल है, we should basically we should connect somehow with MDI and we can do those things. पर अभी तो डिजास्टर आ गया, तो I think we have to definitely work on this thing.
आप हमें गाइड कीजिए कि कहाँ पे किया जाए, या डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब बताएंगे कि हमें कुछ कैटेगराइज करके नंबर्स वगैरह, ताकि हम इस पर काम फौरन शुरू करें। रहमान साहब भी होंगे, परवेज वहाँ पर है हमारे टोरंटो में। जी, परवेज साहब से बात कर परवेज लेते हैं। अहमद भी होंगे, वो भी, उनके पास भी सारी इंफॉर्मेशन है। बस ये था कि अच्छा हुआ कि हम लोगों की मीटिंग हो गई, कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो गई। नहीं, बहुत शुक्रिया, काफी इंफॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह। Absolutely. मेरे ख्याल में इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मुझे पता है कि डॉक्टर बारी मीटिंग होती है इनकी, और सही कह रहे हैं। चले, अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे। सुबह सुबह आप लोगों ने ये सारी मीटिंग की। हमारा तो अभी इतनी ज्यादा रात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह, और जैसे आपने कहा कि रहमान साहब किसके साथ हैं, और हम दो अलग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम सब साथ हैं, और इंशाल्लाह मिलके हम सब पाकिस्तान को सेहतमंद और खुशहाल देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हाफिज़। हाफिज़।